आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 44। अगर आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चंदर सहसा बहुत शांत हो गया, एक ऐसे भोले बच्चे की तरह जिसने अपराध कम किया जिससे नुकसान ज्यादा हो गया था और जिस पर डांट बहुत पड़ी थी। अपने अपराध की चेतना में वह बोल भी नहीं पाता था। अपना सारा दुख अपने ऊपर उतार लेना चाहता था। यहाँ एक ऐसा सन्नाटा था जो न किसी को आने के लिए आमंत्रित कर सकता था, न किसी को जाने से रोक सकता था। और ऐसा मैदान था जिस पर की सारी पगडंडियां तक मिट गई हूँ। एक ऐसी डाल थी जिस पर के सारे फूल झड़ गए हूँ, सारे घोंसले उजड़ गए हूँ। मन में उसके असीम कुंठा और वेदना थी। ऐसा था कि कोई उसके पांव छू ले, वह आंसुओं में बिखर पड़े। वह चाहता था वह सबसे क्षमा मांग ले, बिनती से, पम्मी से, सुधा से, और फिर हमेशा के लिए इनकी दुनिया से चला जाए। कितना दुख दिया था इन सबको। इसी मना स्थिति में एक दिन गेसू ने उसे बुलाया। गेसू की अम्मी जान तो सामने आई, पर गेसू ने पर्दे में से ही बातें की। गेसू ने बताया कि सुधा का खत आया है कि वह जल्दी ही आएगी गेसू से मिलने। गेसू को बहुत ताज्जुब हुआ कि चंदर के पास कोई खबर क्यों नहीं आई। चंदर जब घर पहुंचा तो कैलाश का एक खत मिला। प्रिय चंदर, बहुत दिन से तुम्हारा कोई खत नहीं आया, न मेरे पास न इनके पास। क्या नाराज हो हम दोनों से? अच्छा तो लो, तुम्हें एक खुशखबरी सुना दो। मैं सांस्कृतिक मिशन में शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊं। डॉक्टर साहब ने कोशिश कर दी है। आधा रुपया मेरा, आधा सरकार का। तुम्हें भला क्या फुर्सत मिलेगी यहाँ आने की? मैं ही इन्हें लेकर 2 रोज के लिए आऊंगा। इनकी कोई मुसलमान सखी हैं, वहां उनसे मिलना चाहती हैं। हमारी खातिर का इंतजाम रखना। मैं 11 मई को सुबह गाड़ी से पहुंचूंगा। तुम्हारा कैलाश। सुधा के आने के पहले चंदर ने घर की ओर नजर दौड़ाई। सिवा ड्राइंग रूम और लॉन के सचमुच बाकी घर इतना गंदा पड़ा था कि गेसू सच ही कह रही थी कि जैसे घर में प्रेत रहते हैं। आदमी चाहे जितना सफाई पसंद और सुरुचिपूर्ण क्यों न हो, लेकिन औरत के हाथ में जाने क्या जादू है कि वह घर को छूकर ही चमका देती है। औरत के बिना घर की व्यवस्था संभल ही नहीं सकती। सुधा और बिनती कोई भी नहीं थी और 3 महीने में ही बंगले का रूप बिगड़ गया था। उसने सारा बंगला साफ कराया। हालांकि 2 ही दिन के लिए सुधा और कैलाश आ रहे थे, लेकिन उसने इस तरह बंगले की सफाई कराई जैसे कोई नया समारोह हो। सुधा का कमरा बहुत सजा दिया था और सुधा की छत पर 2 पलंग डलवा दिए थे। लेकिन इन सब इंतजामों के पीछे उतनी ही निष्क्रिय भावहीनता थी जैसे कि एक होटल का मैनेजर हो और 2 आगंतुकों का इंतजाम कर रहा हो, बस। मानसून के दिनों में अगर कभी किसी ने गौर किया हो तो बारिश के पहले की हवा में एक नमी, पत्तियों पर एक हरियाली और मन में एक उमंग सी छा जाती है। आसमान का रंग बतला देता है कि बादल आने वाले हैं, बूंदें रिमझिमाने वाली हैं। जब बादल बहुत नजदीक आ जाते हैं, बूंदें पड़ने के पहले ही दूर पर गिरती हुई बूंदों की आवाज वातावरण पर छा जाती है, जिसे धुरवा कहते हैं। जो सुधा के आने का दिन नजदीक आ रहा था, चंदर के मन में हवाएं करवटें बदलने लग रही थी। मन में उदास सुनसान में घुरवा उमड़ने घुमड़ने लगा था। मन उदास सुनसान आकुल प्रतीक्षा में बेचैन हो उठा था। चंदर अपने को समझ नहीं पा रहा था। नसों में एक अजब सी घबराहट मचलने लगी थी। उसका वह विश्लेषण नहीं करना चाहता था। उसका व्यक्तित्व अब पता नहीं क्यों कुछ भयभीत सा था। इम्तिहान खत्म हो रहे थे और जब मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती थी तो परीक्षकों की आदत के मुताबिक वह कापियां जांचने बैठ जाता था। जिस समय परीक्षकों के घर में पारिवारिक कलह हो, मन में अंतर्द्वंद हो या दिमाग में फितूर हो, उस समय उन्हें कापियां जांचने से अच्छा शरण स्थल नहीं मिलता। अपने जीवन की परीक्षा में फेल हो जाने की खींच उतारने के लिए लड़कों को फेल करने के अलावा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है। चंदर जब बेहद दुखी होता तो वह कापियां जांचता। जिस दिन सुबह सुधा आ रही थी, उस रात को तो चंदर का मन बिल्कुल बेकाबू सा हो गया। लगता था जैसे उसने सोचने विचारने से ही इनकार कर दिया हो। उस दिन चंदर क्षण भर भी अकेला न रहकर भीड़ भाड़ में खो जाना चाहता था। सुबह वह गंगा नहाने गया कार लेकर।
कॉलेज से लौटकर दोपहर को अपने मित्र के यहाँ चला गया। लौटकर आया तो नहाकर एक किताब की दुकान पर चला गया और शाम होने तक वहीं खड़ा खड़ा किताबें उलटता पलटता और खरीदता रहा। वहां उसने बिसरिया का गीत संग्रह देखा, जो बिनती नाम बदलकर उसने विप्लव नाम से छपवा लिया था। प्रमुख प्रगतिशील कवि बन गया था। उसने वह संग्रह भी खरीद लिया। अब सुधा के आने में मुश्किल से 12 घंटे की देर थी। उसकी तबीयत बहुत घबराने लगी थी और वह बिसरिया के काव्य संग्रह में डूब गया। उन सड़े हुए गीतों में ही अपने को भुलाने की कोशिश करने लगा और अंत में उसने अपने को इतना थका डाला कि 3 बजे का अलार्म लगाकर वह सो गया। सुधा की गाड़ी 4:30 बजे आती थी। जब वह जागा तो रात अपने मखमली पंख पसारे नींद में डूबी हुई दुनिया पर शांति का आशीर्वाद बिखेर रही थी। ठंडे झोंके लहरा रहे थे और इन झोंकों पर पवित्रता छाई हुई थी। वह पछुआ के झोंके थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्राचीन आर्यों ने जो रहस्य पाया था, वह धीरे धीरे चंदर की आंखों के सामने खुलने सा लगा। उसे लगा जैसे वह उसके व्यक्तित्व की नई सुबह है। एक बड़ा शांत संगीत उसकी पलकों पर ओस की तरह थिरकने लगा। क्षितिज के पास एक बहुत बड़ा सितारा जगमगा रहा था। चंदर को लगा जैसे वह उसके प्यार का सितारा है, जो जाने किस अज्ञात पताल में डूब गया था और आज फिर उग आया है। उसने एक अंधविश्वासी भोले बच्चे की तरह सितारे को हाथ जोड़कर कहा, मेरी कंचन जैसी सुधा रानी के प्यार, तुम कहाँ खो गए थे? तुम मेरे सामने नहीं रहे। मैं जाने किन तूफानों में उलझ गया था। मेरी आत्मा में सारी गुरता सुधा के प्यार की थी, उसे मैंने खो दिया। उसके बाद मेरी आत्मा पीले पत्ते की तरह तूफान में उड़कर जाने किस कीचड़ में फंस गई थी। तुम मेरी सुधा के प्यार हो ना? मैंने तुम्हें सुधा की नीली आंखों में जगमगाते हुए देखा था। वेद मंत्रों जैसे इस पवित्र सुबह में आज फिर से मेरे पाप में लिप्त तन को अमृत से धोने आए हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज सुधा के चरणों पर अपने जीवन के सारे गुनाहों को चढ़ाकर हमेशा के लिए क्षमा मांग लूंगा। लेकिन मेरे सांसों की सांस सुधा, तुम क्षमा कर दोगी ना? और विचित्र से भावावेश और पुलक से उसकी आंख में आंसू आ गए। उसे याद आया कि एक दिन सुधा ने उसकी हथेली को होठों से लगाकर कहा था, जाओ, आज तुम सुधा के स्पर्श से पवित्र हो गए। काश कि आज भी सुधा अपने मिश्री जैसे होठों से चंदर की आत्मा को चूमकर कहे, जाओ चंदर, अभी तक जिंदगी के तूफान ने तुम्हारी आत्मा को बीमार और पवित्र कर दिया था। आज से तुम वही चंदर हो, अपनी सुधा के चंदर, हरड़ी जैसी भोली भाली सुधा के महान पवित्र चंदर। तैयार होकर जब चंदर स्टेशन पहुंचा तो वह जैसे मोहाविष्ट सा था, जैसे वह किसी जादू या टोना पढ़ा हुआ सा घूम रहा था। और वह जादू था सुधा के प्यार का पुनरावर्तन। गाड़ी घंटा भर देर थी। चंदर को एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अंत में सिग्नल डाउन हुआ, कुलियों में हलचल मची और चंदर पटरी पर झुककर देखने लगा। सुबह हो गई थी और इंजन दूर पर एक काले दाग की तरह दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वह दाग बड़ा होने लगा और लंबी सी हरी पूछ की तरह लहराती हुई ट्रेन आती दिखाई पड़ी। चंदर के मन में आया वह पागल की तरह दौड़कर वहां पहुंच जाए। जिस दिन एक घोर अविश्वासी में विश्वास जाग जाता है, उस दिन वह पागल सा हो उठता है। उसे लग रहा था जैसे इस गाड़ी में सभी डिब्बे खाली हैं, सिर्फ एक डिब्बे में अकेली सुधा होगी, जो आते ही चंदर को अपने प्यार भरी निगाहों में समेट लेगी। गाड़ी के प्लेटफार्म पर आते ही हलचल बढ़ गई। कुलियों की दौड़ धूप, मुसाफिरों की हड़बड़ी, सामान की उठाधरी से प्लेटफार्म भर गया। चंदर पागलों सा इन सब भीड़ को चीरकर डिब्बे देखने लगा। एक दफे पूरी गाड़ी का चक्कर लगा गया, कहीं भी सुधा नहीं दिखाई दी। जैसे आंसू से उसका गला रुधने लगा। क्या आए नहीं ये लोग, किस्मत कितना व्यंग करती है उससे। आज जब वह किसी के चरणों पर अपनी आत्मा उत्सर्ग कर पवित्र होना चाहता था तो सुधा ही नहीं आई। उसने एक चक्कर और लगाया और निराश होकर लौट पड़ा। सहसा सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे में से कैलाश ने झांक कर कहा, कपूर। चंदर मुड़ा, देखा कि कैलाश झांक रहा है। एक कुली सामान उतार कर खड़ा है, सुधा नहीं है। जैसे किसी ने झोंके से उसके मन का दीप बुझा दिया। सामान बहुत थोड़ा सा था। डिब्बे में चढ़कर बोला,
सुधा नहीं आई? आई है। देखो ना, कुछ तबीयत खराब हो गई है, जी मिचला रहा है। और उसने बाथरूम की ओर इशारा कर दिया। सुधा बाथरूम में बगल में लोटा रखे सिर झुकाए बैठी थी। देखो, देखती हो? कैलाश बोला। देखो, कपूर आ गया। सुधा ने देखा और बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ पाई होगी कि उसे मितली आ गई। कैलाश दौड़ा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा और चंदर से बोला, पंखा लाओ। चंदर हतप्रभ था। उसके मन ने सपना देखा था, सुधा सितारों की तरह जगमगा रही होगी और अपनी रोशनी की बाहों में चंदर के प्राणों को सुला देगी। जादूगरनी की तरह अपने प्यार के पंखों से चंदर की आत्मा के दाग पोंछ देगी। लेकिन यथार्थ कुछ और था। सुधा जादूगरनी, आत्मा की रानी, पवित्रता की साम्राज्ञी सुधा बाथरूम में बैठी है और उसका पति उसे सांत्वना दे रहा था। क्या कर रहे हो चंदर? पंखा उठाओ जल्दी से, कैलाश ने व्यग्रता से कहा। चंदर चौंक उठा और जाकर पंखा झलने लगा। थोड़ी देर बाद सुधा मुंह धोकर उठी और कराहती हुई सी जाकर सीट पर बैठ गई। कैलाश ने एक तकिया पीछे लगा दिया और वह आंख बंद करके लेट गई। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।